इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। मेरे प्यारों, मेरे बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी खुशियों में शरीक होने के लिए और आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट के लिए। बल्कि कई लोगों ने पर्सनल फ़ोन करके मुबारकबाद दी। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आमीन। आसिफ भाई ने सही कहा कि वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। मैं चाहता तो सिर्फ ऑडियो मैसेज से ही काम चला सकता था, पर आप सबकी खिदमत में वीडियो बनाकर पेश कर रहा हूँ। बुर्ज खलीफा जैसी जब कोई खूबसूरत इमारत बनकर अपनी आब व ताब के साथ खड़ी होती है तो उसके पीछे बहुत लंबी कहानी होती है। इंजीनियर का दिमाग, मजदूरों की मेहनत और पता नहीं किस किस का कितना स्ट्रगल इसकी बुनियादों में छुपा होता है। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये कहे कि उसने कोई स्ट्रगल ना किया हो। लाइफ में हर किसी ने किसी ना किसी किस्म का स्ट्रगल किया ही है। उम्मत का एक एक फ़र्द कीमती है। किसी प्लेन चलाने वाले को, किसी हाथ गाड़ी चलाने वाले पर कोई फौकियत नहीं है। सब बराबर हैं। सबका अपना अपना स्ट्रगल है। अल्लाह सबके स्ट्रगल को कबूल करे और उन सबको बेहतरीन जज़ा अता करे, आमीन। हम किसी को किसी भी तरह जज नहीं कर सकते। जज करने का काम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का है। हमारा काम सिर्फ सबको अप्रिशिएट करने और मोहब्बत के साथ गाइड करने का है। मैं आप सबको अगर अपने पायलट बनने के सफ़र की पीछे की कहानी अगर ना सुनाऊं तो शायद बात मुकम्मल नहीं होगी, और ना ही हमारे बच्चे मेंटली प्रिपेयर होंगे इस बात के लिए कि स्ट्रगल भी करना है। अगर उनको ये लगे कि हमारे बड़ों ने कोई स्ट्रगल किया ही नहीं बल्कि ऐसे ही सब मिल गया, हमको भी मिल जाएगा, नहीं, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। इस कहानी के दो पार्ट होंगे, एक ग्राउंड स्टडी और दूसरा फिलीपींस में फ़्लाइट ट्रेनिंग। कहानी लंबी है इसलिए छोटे छोटे ही वीडियो बनाता जाऊंगा और उम्मीद है आपको पसंद आएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है अपनी ये आत्मकथा और थोड़ी फनी भी है। इंशाल्लाह रोज़ एक पार्ट डालूंगा सेम टाइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ना अपने ख़ानदान में कोई पायलट, ना किसी पायलट से जान पहचान, दूर दूर तक किसी का पता नहीं। तो अपने लिए ये लाइन बिल्कुल न्यू थी। कुछ पता नहीं कि जाना किधर को है, करना क्या है। एक ऐसा आदमी जिसको वर्ड एविएशन भी नहीं मालूम था। तो बात है ये 2004 की। बेकरी में आमतौर पर जब कोई पाव खरीदने आता है तो अगर वो 6 पाव या ज़्यादा ले रहा है तो उसको हम थैली में डाल कर देते हैं, और अगर वो 2 या 4 पाव दे रहा है तो उसको हम पुराने पेपर, न्यूज़पेपर में उसको बांध कर देते हैं। और उस दिन मैं वही सब पेपर्स लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े काट रहा था ताकि 2 या 4 पाव में देने में पूरा बड़ा पेपर न चला जाए। पेपर काटते काटते अचानक नज़र पड़ी एक पेपर की हेडिंग पर। बड़े हरफों में साफ लिखा था, बी अ पायलट। न्यूज़पेपर था टाइम्स ऑफ इंडिया का। नीचे काफ़ी लंबा आर्टिकल था। पढ़ते चले गए। आर्टिकल था इंग्लिश में और हम ठहरे उर्दू भाषी। 90% तो सब फुलटूस बाउंसर गया सर के ऊपर से। सिर्फ इतना समझ आया कि पायलट बनने के लिए 12th साइंस होना चाहिए। बस ये एक लाइन साफ समझ में आ गई। लेकिन यहाँ भी लफड़ा, चाहिए साइंस, अपन ठहरे कॉमर्स वाले। महाराष्ट्र कॉलेज जिंदाबाद। असल में बेकरी के कामकाज के बाद भी टाइम बहुत बच जाता था। सोचा चलो थोड़ा इसकी इंक्वायरी करते हैं। जब भी टाइम मिलता इंक्वायरी में लग जाता। यहाँ तक कि इसके बारे में और जानने के लिए मैंने बेंगलोर का ट्रैवल भी किया। ना सिर्फ बेंगलोर बल्कि दिल्ली और उसी के साथ साथ रायबरेली, जहाँ इंडिया का अकलौता गवर्नमेंट का फ्लाइंग इंस्टीट्यूट था उस वक्त। नाम था इग्रुआ, IGRUWA, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। ये बाकी फ्लाइंग स्कूल के मुकाबले बहुत महंगा था। यहाँ पर ज़्यादातर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या तो खुद पायलट्स के बच्चे थे या तो फिर बड़े बड़े पैसे वाले या पॉलिटिशियंस के बच्चे। अलबत्ता ये बात अलग है कि जब मैंने वहाँ के ऑफिस में बताया और उनसे बात की तो उनको यकीन नहीं आ रहा था कि मैं बॉम्बे से सिर्फ वहाँ इंक्वायरी के लिए आया हूँ, इतने दूर से। क्योंकि क्या कहते हैं, बॉम्बे से लखनऊ तक तो बाय ट्रेन था और फिर वहाँ लखनऊ से रायबरेली बाय बस था। लंबा सफ़र था।
बहुत अच्छा ट्रीट किया उन लोगों ने, बल्कि वहाँ के चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर ने अलग से एक बंदे को मेरे साथ लगाया जो मुझको एयरफील्ड पर ले गया, काफ़ी कुछ बताया, अपने सिमुलेटर की भी सैर कराई। रायबरेली जाना वसूल हो गया। मेरे इस सफ़र में मेरा एक दोस्त था साथ में, उसका नाम था शरीफ। स्टोरी को शॉर्ट करके अगर कहूँ तो पूरा 1 साल मुझे लगा सिर्फ ये डिसाइड करने में कि मैं इस फील्ड को ट्राई करूँ या नहीं। फिर डिसाइड किया कि चलो स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं, जहाँ तक जा सकेंगे जाएंगे, आगे अल्लाह मालिक है। पायलट कोर्स में 3 बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, ऊंची ऊंची, जो आपको सर करनी है। नंबर 1, आपको सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, यानी कि ग्राउंड स्टडीज़, जो कि बहुत 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 टफ होते हैं। कौन सा स्क्रू कहाँ कितना टाइट करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऊपर कुछ हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ज़रा गाड़ी साइड में लगा, बोनट उठा कर देखता हूँ क्या हुआ। अब एट अ टाइम पायलट, इंजीनियर, नेविगेटर, मेट्रोलॉजिस्ट सब होते हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज है प्रैक्टिकल, यानी कि फ्लाइंग आवर्स और उसके टेस्ट, और उसके जितने भी उसके बहुत सारे हैं यार, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। आप एयरप्लेन कितना कंट्रोल में रखते हैं और कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि हैंडल हो गया तो ठीक, वरना प्लेन नीचे और अपन ऊपर। तो यहाँ भी 99% से भी काम नहीं चलता। यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ 100%। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मेडिकली फिट होना। नहीं, वो आम तौर पर जो मेडिकल चेकअप होता है वो नहीं। इसमें 2 टाइप के मेडिकल होते हैं। एक है क्लास 2 मेडिकल, जो सिर्फ वो डॉक्टर्स ही कर सकते हैं जो DGCA से अप्रूव्ड हों, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। वो पूरे बॉम्बे में उस वक्त 3 या 4 ही थे, और वो क्लियर होने के बाद आपको करना होता है क्लास 1 का मेडिकल। पूरे इंडिया में उस वक्त सिर्फ 2 जगह होता था, एक दिल्ली और दूसरा बेंगलोर। और ये मेडिकल कोई आम डॉक्टर नहीं, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के मेडिकल हेडक्वार्टर में होता है, और सिर्फ एयरफोर्स के डॉक्टर करते हैं। वो भी आपको बहुत पहले उनसे अपॉइंटमेंट लेना होता है, बहुत पहले। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं सबसे पहले मेडिकल करवाता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र अपने ग्लासेस की थी। मुझे चश्मा है कम पावर का, क्योंकि बाकी दोनों के लिए तो वक्त भी लगना था और पैसे भी, जो कि दोनों भी थे नहीं अपने पास। तो पहले मैंने बड़ी इंक्वायरी वगैरह करके अपॉइंटमेंट लेकर क्लास 2 का मेडिकल करवाया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। इस बीच में कोई उर्दू की किताब भी ढूंढ रहा था कि जिसमें एयरप्लेन के बारे में लिखा हो। दुकान पर जाकर पूछता था कि भाई कोई एरोप्लेन की किताब है क्या। दुकानदार भी बेचारा चकरा जाता था कि ये कौन सा नमूना आ गया है कि एरोप्लेन की किताब मांग रहा है। खैर काफ़ी ढूंढ ढांड के बाद एक मरतबा साबू सिद्दीक कॉलेज में किताब का मेला लगा हुआ था। वहाँ भी अपन पहुँच गए, सारी दुकानें ढूंढ ली, और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मुझे एक दुकान पर बच्चों को समझाने के लिए छोटी सी एक किताब मिली, जिसमें सिर्फ एयरक्राफ्ट के कुछ 1-2 पेज सिर्फ लिखे थे। खैर दैट वाज माय फर्स्ट बुक, जिसमें एरोप्लेन की फ़ोटो बनी थी, जैसे बच्चों को समझाने के लिए बनाई जाती है। मेरे सामने बड़े बड़े पहाड़ थे जिन्हें उबूर करना था। स्टडी छोड़े हुए सालों हो गए थे। 92 का मेरा SSC है। इंग्लिश नहीं आती, पैसे भी नहीं हैं, इस पायलट लाइन में किसी का सपोर्ट भी नहीं है। सिर्फ एक बात थी कि अल्लाह पर पूरा भरोसा था कि वो सब के रास्ते निकाल देंगे, अपन अपना काम करते चलो बस। मेडिकल क्लास 2 क्लियर करने के बाद क्लास 1 के लिए दिल्ली और बेंगलोर दोनों ट्राई किया। दिल्ली में बहुत दिनों तक आगे अपॉइंटमेंट फुल था, पर बेंगलोर में मिल गया। साथ ही साथ मुझे ये भी चेक करना था कि मैं अब भी वैसे ही पढ़ाई कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि इसकी स्टडी बहुत बहुत हार्ड होती है। उड़ने से पहले ज़रा अपने परों को फड़फड़ा कर देखना भी था। सोचा कि किसी कोचिंग क्लासेस में एडमिशन ले लेता हूँ, थोड़ा अपना SSC का मैथ्स और साइंस वगैरह रिवाइज़ कर लूँगा। आप सबको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कई क्लासेस में धक्के खाने के बाद मुझे किसी भी कोचिंग वाले ने अपनी क्लास में नहीं लिया, ये बोलकर कि आपकी एज बहुत है, आप बच्चों के साथ फिट नहीं होंगे, जितनी देर में हम आपको सिखाएंगे इतनी देर में हम 10-15 लोगों को सिखा लेंगे। मतलब बहुत सारे एक्सक्यूज़ थे, लेकिन किसी ने लिया नहीं। और ये जितनी कोचिंग क्लासेस में मैं गया था वो सारे मुसलमानों की थी। खैर SSC की बुक खरीद कर घर ले आया कि चलो खुद ही ट्राई करता हूँ। ट्राई किया पर गाड़ी आगे बढ़ी नहीं। ये अलग बात है कि SSC में मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स साइंस और मैथ्स में ही आए थे, माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। खैर ढूंढो तो खुदा भी मिलता है। बड़ी मुश्किल से एक टीचर मिले जो मीरा रोड में रहते थे।
बहुत रिक्वेस्ट के बाद ये डिसाइड हुआ कि वो वीक में सिर्फ 2 दिन मुझे देंगे, सैटरडे और संडे, और वो क्लास होगी 5-6 घंटे की। मतलब पूरा दिन जो है हम शुरू सुबह से लेकर शाम तक पढ़ेंगे, और हम 7th से लेकर SSC तक के सारे मैथ्स और फिज़िक्स कवर करेंगे, क्योंकि एविएशन में आपको क्या कहते हैं, मैथ्स और फिज़िक्स सबसे ज़्यादा लगता है। बंदे को क्या चाहिए? 2 आँखें। अपन तो एक से भी काम चला लेते। तो माशाल्लाह बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन पकड़कर मीरा रोड, 2 दिन पढ़ने का और वीक के बाकी दिन उसका रिवीजन करने का। अल्लाह ने मदद की और धड़ाधड़ चीज़ें फिर से ताज़ा होती शुरू हो गई दिमाग में। 7th से स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक सारे मैथ्स और फिज़िक्स सारा का सारा जो है वो हमने शायद 1.5 या 2 महीने में उसको कवर कर लिया। अब बारी थी 12th साइंस की। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे। आशाएं, उम्मीदें, अब मुश्किल नहीं कुछ भी।